इंडिया में एक न्यूज कहता है कि पिछले 9 सालों में 250 लोग गरीबी से हटे हैं, और दूसरी तरह एक और न्यूज कहता है कि इंडिया एज अ कंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए काफी रिस्की कंट्री है। दोनों में चल क्या रहा है? तो BBB- ये रेटिंग दिया है फिच ने इंडिया को, और ये रेटिंग को पता है बोलते क्या है? जस्ट अबाव जंक। और खाली फिच नहीं, S&P और मूडीज ने भी तो इंडिया को बिल्कुल ऐसे ही रेटिंग्स दे रखी हैं। बट ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इन सब हेडलाइंस के बीच में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को आफ्टर ऑल प्रॉब्लम है क्या? तो चलो समझते हैं कि आफ्टर ऑल ये इशू है क्या। तो फिच जो है कंट्रीज को 2 तरीके से ग्रेडिंग करती है, रेटिंग्स देती है। पहला होता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जो AAA से लेके BBB तक होता है, और दूसरा रेटिंग होता है नॉन इन्वेस्टमेंट या स्पेकुलेटिव ग्रेड, जो BB से लेके पूरे D तक जाता है। और ये जो स्पेकुलेटिव ग्रेड होता है या नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है, नीचे वाला, उसको पता है इन्वेस्टमेंट भाषा में क्या बोलते हैं? जंक ग्रेड। और इंडिया का रेटिंग फिच ने दे रखा है, ये जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का सबसे लोएस्ट रेटिंग BBB-, ये रेटिंग फिच ने दिया है इंडिया को। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में अच्छा क्या चल रहा है वो तो मोटा मोटी सबको पता ही है, बट ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को दिखता है जो हम सबको नहीं दिखता? कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो आप लोग को यूजुअली हेडलाइंस में या कॉमन डिस्कशंस में देखने को या सुनने को नहीं मिलता है। पहला रीजन, इंडियन गवर्नमेंट का डेट ऑलरेडी काफी हाई लेवल पे पहुंच चुका है। इनफैक्ट इंडिया का डेट टू GDP रेशियो 81% पहुंचा लास्ट ईयर, यानी कि हमारा जो GDP है उसका 81% तो हमारा डेट ही है। इवन डी सुब्बा राव, जो RBI के एक्स गवर्नर है, उन्होंने भी मनी कंट्रोल के एक इंटरव्यू में बोला कि इंडिया का ये हाई डेट टू GDP रेशियो इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, और ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है। इनफैक्ट IMF ने तो ये प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया का डेट टू GDP रेशियो 100% से भी क्रॉस कर सकता है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट का जो उधारी है वो हमारे पूरे कंट्री के GDP से भी ज्यादा पहुंच सकता है। वेल, अब कई लोग आर्ग्यू करेंगे कि ये 81% अब ज्यादा है कि कम है, ये कैसे पता? आफ्टर ऑल कंपैरिजन करना चाहिए, राइट? और हम तो ग्रोइंग इकोनॉमी है तो डेट तो हाई होगा। वेल, फिच के जो BBB रेटिंग कंट्रीज हैं, उनका जो एवरेज डेट टू GDP रेशियो है वो है सिर्फ 56%। सो देयर यू गो। तो इंडिया का GDP तो बढ़ रहा है, इंडिया का रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट अगर इंडिया का जो ये इनकम बढ़ रहा है उसमें से आधे से ज्यादा परसेंटेज अगर सिर्फ ये जो उधार ले रखा है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स में निकल जाए तो प्रॉब्लम है ना। तो इस रेशियो को इंटरेस्ट टू रेवेन्यू रेशियो बोलते हैं, यानी कि कितना परसेंटेज ऑफ योर रेवेन्यू आपको अपने उधारी के इंटरेस्ट पेमेंट्स में निकल जा रहा है। और पिछले साल के बजट में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारा रेवेन्यू का 41% विल गो इनटू पेमेंट ऑफ आवर इंटरेस्ट्स। अब अगेन फिर से वही आर्गुमेंट कि ये नंबर तो है 41%, बट ये ज्यादा है कि कम है, कैसे पता चलेगा? कंपैरिजन से, राइट? तो BBB रेटेड, फिच के जो BBB रेटेड इकोनॉमीज हैं, उनका जो एवरेज इंटरेस्ट टू रेवेन्यू जो रेशियो है वो है सिर्फ 8.5%, और इंडिया का है 41%। एक कंट्री से भी कंपेयर कर लेते हैं इंडोनेशिया, जो एक और BBB रेटेड इकोनॉमी है। इंडोनेशिया का भी इंटरेस्ट टू रेवेन्यू जो रेशियो है वो सिर्फ 15 to 17% है। So many people think that this is a matter of concern for India's economy। और फिच कह रहा है कि भैया ये सब जो रेशियोज है पहले उनको तो बाकी कंट्रीज के बराबर लेकर तो आओ, फिर बात करेंगे। इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि कितना खर्चा करता है कंपेयर टू कितना कमाता है जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये जो फिस्कल डेफिसिट है फिच के हिसाब से FY24 में अराउंड 8.6% होने वाला है, यानी कि 8.6% डेफिसिट रहने वाला है। अब अगेन सवाल वही आता है कि 8.6% डेफिसिट अच्छा है कि बुरा है? कंपैरिजन तो BBB इकोनॉमीज का, जो फिच के BBB इकोनॉमीज है, उनका एवरेज अगेन है अराउंड 3.5%। अब फिस्कल डेफिसिट हाई होना अगेन बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इसका मतलब आप ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, या अगर आप एडिशनल डेट लेते हो तो उसके रीपेमेंट में आपको रिस्क
हो सकता है। तो फिच के हिसाब से ये जो तीनों इश्यूज है, मतलब हाई डेट, हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स और हाई फिस्कल डेफिसिट, ये तीन सबसे बड़े कंस्ट्रेंट्स हैं इंडिया के क्रेडिट रेटिंग या डिफॉल्ट रेटिंग्स के सामने। एंड दिस इज व्हाट इज पुलिंग इंडियाज रेटिंग्स डाउन। बट ये रेटिंग एजेंसीज के लिए एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, और वो होता है जीडीपी पर कैपिटा या इनकम पर कैपिटा। अब इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा लगभग $2800 है, और ये अनफॉर्चुनेटली काफी कम है। और कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन इतना हाई है, जो डिनोमिनेटर है, यानी कि आफ्टर ऑल इट इज जीडीपी पर कैपिटा, राइट, तो डिनोमिनेटर पे पॉपुलेशन इतना बड़ा फिगर है कि सारा पर कैपिटा रेशियोज तो वैसे ही नीचे आएंगे। तो चाइना का देख लेते हैं। चाइना का जीडीपी पर कैपिटा लगभग $13,000 है, इंडिया का इज अराउंड $2800। और यही फिगर्स आप कोई भी कंपैरेबल इकोनॉमी से उठा लो, हमसे कई गुना ज्यादा है। और कोई भी ले लो आप, इंडोनेशिया वगैरह, इंडिया लैग्स बिहाइंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू जीडीपी पर कैपिटा। अब सवाल ये है कि ये जीडीपी पर कैपिटा, ये फिगर इस क्रेडिट रिस्क के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इसका फंडा ये है कि अगर मान लो कोई गवर्नमेंट उधारी लेता है किसी एक्सटर्नल बॉडी से, किसी एक्सटर्नल एजेंसी से, आईएमएफ हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, और उसके रीपेमेंट में रिस्क आता है, तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने सिटीजन से पैसा रेज करे, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया। बट ये तभी पॉसिबल है अगर उस कंट्री के लोग अच्छा खासा कमा रहे हो, एक डिसेंट इनकम हो या एडिशनल लिक्विड मनी हो, जो ऐसी चीजों में वो पैसा डाल सके और जिससे गवर्नमेंट पैसा रेज कर सके। इसलिए इनकम पर कैपिटा या जीडीपी पर कैपिटा जैसे फिगर्स भी इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको समझ में आया कि इतना हेडलाइंस में, इतना इंडिया के ग्लोरिफिकेशन के बावजूद भी ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्यों खुश नहीं होती इंडिया से। और एज इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स ये जो डेटा पॉइंट्स मैंने दिया आपको, ये आपको पता होने चाहिए। अब आप उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं ये तो आपके ऊपर है। जिस तरीके से ये इंडियन गवर्नमेंट भी इन सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के रिपोर्ट्स को बोल रही थी कि ये सब बकवास है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भैया ये तो वेस्टर्न कंट्रीज के बनाए हुए फ्रेमवर्क्स हैं, हम क्यों उसको फॉलो करें, ये सारे रिपोर्ट्स बायस्ड हैं। इनफैक्ट ये सारे जो वेस्टर्न एजेंसीज हैं ये इंडिया के डेवलपमेंट से जेलस हैं, इसलिए ये सब बायस्ड रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं। इनफैक्ट कई इंडियन ऑफिशियल्स इन वेस्टर्न एजेंसी से जाके मीटिंग भी कर चुके हैं कि भैया इंडिया का रेटिंग एटलीस्ट 1-2 ग्रेड तो ऊपर होना ही चाहिए। आफ्टर ऑल कुछ नहीं तो इमेज का गेम तो आजकल सब कुछ बन ही गया है। तो आपका क्या ओपिनियन है? और मैं चलता हूं अगले न्यूज की तरफ, जहां पे नीति आयोग क्लेम कर रहा है कि पिछले 9 सालों में इंडिया में गरीबी आधी हो चुकी है। बट उससे पहले अगर आपको मेरा ये चैनल और मेरे ये वीडियोस, जिसमें मैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स के इंटरेस्टिंग स्टोरीज का समरी देता हूं आपको, क्यों? सो दैट यू स्टे इन्फॉर्म्ड, you stay updated and you stay ahead। क्योंकि मैं तो बहुत सीरियसली बिलीव करता हूं, और जो मैंने अपने 11 साल के कॉर्पोरेट करियर में देखा है, कि अगर आप बिजनेस वर्ल्ड की दुनिया से अपडेटेड रहते हैं, आपको पता होती है कि दुनिया में क्या चल रहा है, इट रियली हेल्प्स यू इन योर कॉर्पोरेट करियर, बिकॉज इट हेल्प्स यू गेट नोटिस्ड और आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। और अगर आप भी ऐसा ही कुछ बिलीव करते हैं और मानते हैं इस बात को, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जॉइन दिस कम्युनिटी, और कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिए। चलते हैं नीति आयोग की तरफ। तो नीति आयोग ने रिसेंटली एक डिस्कशन पेपर निकाला, ये वाला, जिसका बेसिकली हेडलाइन था कि पिछले 9 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं, 25 करोड़। और उसके अलावा इंडिया में अब गरीब लोगों का परसेंटेज सिर्फ 11% रह गया है। What do you make of this? वैसे ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो पॉवर्टी है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। मतलब एक पॉवर्टी होता है जो वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है, और वर्ल्ड बैंक गरीबी को डिफाइन करता है सिर्फ इनकम लेवल से। मतलब जिनका इनकम $2.15 पर डे से कम है, वो सभी लोग गरीब या बिलो द पॉवर्टी लाइन में काउंट हो जाते हैं। लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ऐसा नहीं है, वो कई ज्यादा फैक्टर्स को काउंट करता है। तो मल्टी डायमेंशनल
पॉवर्टी जो है वो टोटल 12 पैरामीटर्स में पॉवर्टी को काउंट करता है। और ये जो 12 पैरामीटर्स हैं कैटेगराइज्ड है 3 हेड्स में, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। और ये जो पैरामीटर्स है ना, ये कई इंपॉर्टेंट चीजों को मेजर करता है, जैसे एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेस टू सैनिटेशन यानी कि टॉयलेट्स, इवन एक्सेस टू कुकिंग फ्यूल्स, आपका बैंक अकाउंट है कि नहीं, मैटरनल हेल्थ कैसा है, ये कई चीजों को मेजर करता है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और जिन लोगों का इन 12 पैरामीटर्स में से 4 से ज्यादा में कम आता है बियॉन्ड द बेंचमार्क, उन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के हेड काउंट में गिन लिया जाता है। सो ये डिफरेंस है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और वर्ल्ड बैंक के दिए गए डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी के बीच में। और इस रिपोर्ट के हिसाब से 2015 के बाद से इंडिया में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बहुत ही तेजी से गिरा है। इनफैक्ट 2005 में तो 55% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में फंसा हुआ था। और ये जो डेटा है ना, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 से एक्सट्रैक्ट किया गया है, कई डेटा को तो एक्स्ट्रापोलेट भी किया गया है। और जिन स्टेट्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, सबसे टॉप में है यूपी, जिसमें सबसे ज्यादा इन एब्सोल्यूट नंबर्स लोग गरीबी से बाहर आए। 6 करोड़ पीपल हैव मूव्ड आउट ऑफ दिस पॉवर्टी। उसके बाद आता है बिहार, एमपी और राजस्थान। मतलब इन शॉर्ट जो इंडिया के बीमारू स्टेट्स थे, दे हैव डन रियली वेल टू मूव आउट ऑफ पॉवर्टी। बट इकोनॉमिस्ट्स को इस चीज से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से काफी प्रॉब्लम रहा है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सिर्फ 11% गरीब लोग रह गए, राइट? लेकिन वो खुद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये क्लेम करते हैं कि ये वो सब्सिडाइज्ड या फ्री फूड ग्रेन्स 75% ऑफ इंडियाज रूरल एंड 50% ऑफ इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन में बांट रहे हैं। तो भैया सिर्फ 11% लोग ही गरीब हैं, तो इतना सारा फूड ग्रेन्स आप बांट क्यों रहे हो और किसे रहे हो? इसके अलावा कई गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जैसे उज्ज्वला हो गया, जो सिलेंडर्स वाले पॉलिसीज हो गए, कई अलग जो पॉलिसीज हैं, वो इतने सारे लोगों को बांटे क्यों जा रहे हैं अगर सिर्फ 11% लोग गरीब ही रह गए? बोलने का ये मतलब है कि ये सिर्फ एक अलग से नंबर काउंट किया जा रहा है, लेकिन जब पॉलिसी बनाई जाती है तब तो कुछ और ही देखा जाता है। और इसके अलावा अगर इंडिया इतना ही अच्छा कर रहा है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक 111 क्यों है? और हाँ, बाय द वे, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का प्रोविजन जो है 5 साल और भी बढ़ा दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? उसके अलावा लोग ये पूछते हैं कि क्या ये डेटा से तुम बोलना चाह रहे हो कि कोविड का इस पॉवर्टी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा? इज इट इवन बिलीवेबल? वेल, काफी इंटरेस्टिंग है ये पॉवर्टी का डिबेट। इंडिया में आफ्टर ऑल गरीबी है कितना? हाउ मेनी पीपल आर लिविंग अंडर दिस पॉवर्टी? ये एक ऐसा डिबेट है जो चलता रहेगा। आपका क्या ओपिनियन है? डू यू बाय दीज नीति आयोग्स नंबर्स, या आप ये मानते हो कि मुझे तो आसपास गरीबी घटते हुए ज्यादा खास दिख नहीं रहा? व्हाट्स योर ओपिनियन? प्लीज कमेंट्स में शेयर करिए। सी यू लेटर।